अच्छा ठीक है। ये देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये मतलब लास्ट क्लास तो हम लोग का बंद था जो भी हो, तो ये देखो यहाँ दिख रहा है मुझे हम लोगों ने सेट ए का क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक होमवर्क दिया था, सेट बी और सेट सी बाकी है, ये हम लोग को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले 51 से 60 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 51 का देखो, बोल रहा है लेंथ ऑफ ए क्लास। तो क्लास का लेंथ क्या होता है, लेंथ यानी क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। ये देखो सब चीज लिखवाया हुआ है हम लोग का, ठीक है, हम दिखा देते हैं। लेंथ मतलब होता है, लेंथ इसके काफी बाद होगा। क्लास लेंथ, ये देखो क्लास लेंथ का मतलब क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 51 का ए, 51 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो 51 का लिखो ए, इसके बाद 52, 52 में क्या बोला, बोल रहा है कि फॉर ए पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट अप टू। तो बोल रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, चाहे लेस देन टाइप बनाए चाहे मोर देन टाइप बनाए, ऐड करते हैं सारे फ्रीक्वेंसी एक के साथ एक ऐड करते हैं तो क्यूमुलेट बनता है, ठीक है। तो फिर ऐड करने से हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं, सब भूल गए। अरे फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करोगे तो ये तो रहा, कहाँ तक पहुंचोगे, ये रहा, ये लेस देन 5, फिर 5 में 2 8 और 3 ऐड हुआ, एक ही बात है, सब ऐड हो जाएगा। तो जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं ऐड करते जाते हैं तो कहाँ तक पहुंच जाते हैं। हाँ, कम से कम ये देख के तो बोलो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी तक, ठीक है। तो देखो ये सब कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, तो टोटल फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 52 का हो जाएगा ए। देखो एमसीक्यू है तो यही सब पूछेगा, थोड़ी ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम लोग को करने के लिए देगा, स्टैटिस्टिक्स है तो। 53 बोल रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो ये तो लिखवाया हुआ है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक एरिया में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऐसे करके। जैसे डेंसिटी नहीं देखा जाता है कि कहाँ पर डेंसिटी कितना जाता है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है, बोल सकते हो, डेंसिटी মানে জনঘনত্ব কোন জেলাতে, এই যে যেখানে আছো, কলকাতা নয়, এটা কি, তো তো রাজ্য হয়ে গেল, হ্যাঁ নর্থ 24 এখানেই সব থেকে বেশি জনঘনত্ব, এত জনঘনত্ব কোথাও নেই। আর পশ্চিমবঙ্গের সাইজ এইটুকু, সেখানে থাকে এত, সেই জন্য জনঘনত্বটা অনেক বেশি। এমনিতে মানে ইউপিতেও জনঘনত্ব আছে, কিন্তু সব থেকে বেশি জেলা যদি বলা যায় তাহলে আমার মনে হচ্ছে এটা বোধহয় ভারতে সব থেকে বেশি জনঘনত্ব, আমি ঠিক ভারতে কি না আমি জানি না, তবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে তো সব থেকে বেশি বটে এটা, এখানে এখানের মতো भीड़-भाड़ কোথাও নেই। अच्छा तो वो देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो उसके हिसाब से देख के बताओ क्या आंसर होगा। ये रहा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, देखो मेरा एक ही बार में निकल गया, अच्छा हुआ, ये देखो जो मैंने बोला ऐसे ही समझाया था, पॉपुलेशन एरिया, ये देखो बोला था एक एरिया में 10,000 लोग रहते हैं, 20 किलोमीटर है एरिया, 20,000 लोग रहते हैं, 60 किलोमीटर है, तो जो डेंसिटी है वो पर किलोमीटर कितना है। अरे तुमरा भूगोल जियोग्राफी में कभी नहीं पढ़े हो, जियोग्राफी में नहीं सिखाता है कि बताओ कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, জনঘনত্ব, জনঘনত্বের হার জানতে হবে না, তবে তো বুঝতে পারবে যে দেশের কি অবস্থা। तो ये
तो सुना होगा, ठीक है। तो फिर जो भी हो, तो यहाँ पर देखो, फॉर्मूला देख के ही बताओ क्या आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ ऑफ दैट क्लास। तो क्लास लेंथ मतलब अभी क्या बोला तुम लोगों ने? तो ये जैसे देखो, इसका अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस कितना, 20 माइनस 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो ये 10 जो है ये हम लोग का क्या हो गया, एरिया, क्योंकि देखो 10 से 20 के बीच का जो डेटा है वही हम लोग ले रहे हैं, तो ये हो गया एरिया। और इसमें कितने सारे डेटा है, 5, तभी तो फ्रीक्वेंसी इसका 5 लिखे हैं। तो फिर इसका डेंसिटी कितना आएगा, 5/10, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बताओ देख के क्या आंसर होगा। अभी भी नहीं बोलता हूँ। अरे 2 मतलब डिवाइड होता है, ये 2 का मतलब डिवाइड है, डिवाइड डिवाइड। क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वो तो पढ़ के देखोगे तब ना समझ में। बी, ठीक है, 53 का बी दिया हुआ तो है, बस तुम लोगों को तो पढ़ के देखना है। 53 का बी हो जाएगा। 53 का 54, 54 जो है इसको हम एंड में समझाते हैं, इसके लिए जगह रख दो, उसके बाद हम लोग 55 वाला करते हैं पहले, ठीक है। 54 पे एंड में समझाते हैं। 55 में बोला है मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। अगर हमें मोड निकालना है तो कौन से डायग्राम से निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम, लेस देन टाइप होगी, मोर देन टाइप होगी, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। अब ये सब तो भूल गए हो तो हम तुम लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। भूल गए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट देख के बताओ मुझे, ठीक है। चाहे यहाँ से देख के बोलो, चाहे अपने कॉपी से देख के बोलो, कहीं से भी बोलो। ये देखो, यहाँ पर है क्या ड्रॉ मेरा, यहीं पर है, देखो, ये देखो। यहाँ से हम लोगों ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था। जैसे सबसे पहले सीखा था हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम। तो हिस्टोग्राम हमें क्या बताता है, मोड, ठीक है। मोड मतलब ये देख के बता सकते हैं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ पर सबसे ऊंचा होगा, वो वाला जो है रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम लोग को क्या पूछा था यहाँ पर, मोड पूछा था। तो मोड किससे बता सकते, हिस्टोग्राम से बता सकते हो। तो मोड किससे बता सकते, हिस्टो, यही सब पूछेगा, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये सब देखो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है तुम लोग। 55 का ए हो गया, ठीक है। अच्छा, 56 मीडियन, मीडियन बोलो, मीडियन कौन से वाले ड्रॉ में है, कॉपी से देख के बताओ है, कॉपी में या नहीं लिखा है तो बोलो। देखो लिखना चाहिए, हम बार बार बोल रहे, नहीं लिखोगे तो तुम लोग को ही प्रॉब्लम होगा। एग्जाम में थोड़ी ना इतना नोट्स पढ़ के जा सकते हो। चलो यहाँ से दिखाते हैं, पता नहीं लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ये देखो 56, ये देखो, ये पहला हम लोग का चला गया यहाँ पर हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम के बाद हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर तो हमें कुछ बोला नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही है, मतलब कुछ, ये देखो ऑगिव में, ये देखो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब अपने आप को इंटरसेक्ट करता है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से जब हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो पॉइंट पे जाके एक्स एक्सिस को मीट करता है वही पॉइंट हम लोग का मीड वैल्यू होता है, जिसको स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं, मीडियन। तो कौन से ड्रॉ से पता चलेगा, ऑगिव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। तो फिर आंसर क्या दोगे तुम लोग, ये 56 ये बताना है, मेरा पेन इधर है, ये इधर ये बताना है ना, बोलो बोलो, दिखा दिया फिर मैंने, बोलो। वो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अलग है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब कौन सा, हाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मतलब ये वाला, ये देखो ये वाला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। और ये वाला है हम लोग का, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बोलते, इसको बोलते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करके ये वाला ग्राफ ड्रॉ होता है, ऐसे करके याद रखो। तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वो अलग हुआ, ठीक है। उसमें क्या होता है, वैल्यूज को पुट करके ऐसे करके जस्ट
जोड़ जोड़ के ड्रॉ कर दिया जाता है, जहां पर एक पॉलीगन का शेप आता है। पॉलीगन का मतलब होता है कि मल्टीपल लाइंस को जोड़ के जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जितने सारे लाइंस होंगे उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। माने যেটাকে বাংলাতে বলে বহুভুজ। जैसे 5 लाइन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं, पंचभुज बोले, षड़भुज बोले, এরকম है। तो 6 लाइन हो सकता है, 7, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हेक्सागन, डेकागन ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर फिर क्या होगा, सी। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा गलत है, हम बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ लेस देन टाइप ऑगिव से थोड़ी ना बन जाता है, दोनों से होना चाहिए। तो आंसर ऐसे देना चाहिए था, ठीक है। बट जो है अभी हम लोग उसी पे टिक कर देंगे, ठीक है। इसमें तुम लोग नन ऑफ दिस मत करना। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे नहीं देके, क्योंकि सिर्फ लेस देन टाइप कहाँ हमें बना के देता है, ठीक है, दोनों मिलके बना के देता है। बट तुम लोग का ऑप्शन जो है वो सी दिया है, ऐसे मान के कि ये वाला ठीक है। बट देखो एग्जाम में मेरे हिसाब से देना चाहिए, सिर्फ ऑगिव देने से ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो 56 का आंसर वैसे तुम लोग सी लिख लो, गलत नहीं है वो, लेकिन क्लियर नहीं दिया इस चीज। 57, ठीक है। 57 में देखो बोल रहा है एक कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल ओनली इन, बोल रहा है कंपैरिजन किस में पॉसिबल है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, ऑगिव, डी, ए और बी, बोलो। डी। देखो कंपैरिजन इसमें पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, ऐसे अभी दिखाए ना, ऐसे 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 करके ये पॉइंट्स था, इसको जोड़ जोड़ के हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ये पॉइंट्स को प्लॉट किया होगा, फिर एड ऑन करके ये आ गया। हिस्टोग्राम कैसे बनता है, ऐसे, फिर मान लो इसमें एक ऐसा बना, ऐसे रेक्टेंगल। तो ऑगिव कैसे बनता है, ऑगिव ऐसे बनता है, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से ऑगिव बनता है, ठीक है। अब कंपेयर कहाँ कर सकते हो, किस चीज का कंपैरिजन बोला है, क्लास फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है, कि कौन से क्लास का फ्रीक्वेंसी में कंपैरिजन का मतलब किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी कम है। तो वो कौन सा ड्रॉ बता सकता है हमें, ये वाला। जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये दोनों बराबर जैसा लग रहा है, ठीक है, मतलब मैंने जैसे ड्रॉ किया। तो कंपैरिजन किस में पॉसिबल है, हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये है ऑगिव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। याद रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 57 का। अच्छा 58 बोल रहा है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब 3-4 पॉइंट लिखवाया था, याद है, बेल शेप हो सकता है ऐसे, ठीक है, यू शेप हो सकता है ऐसे, जे शेप हो सकता है, मिक्स्ड कर्व हो सकता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। हम एक बार दिखा देते, देखो याद आ जाएगा, ये देखो 4 तरीके का फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ये देखो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, ये अलग से कुछ ड्रॉ नहीं होता है, इसमें एक्चुअली हम लोग का जो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, मैंने मेन मेन पॉइंट लिखवा भी दिया है। एरिया डायग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ही एक जो है मतलब लिमिटिंग फॉर्मेशन है, मतलब उतने अच्छे से नहीं बनाया जाता है, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था, अगर याद है तो। जैसे मान लो ये है, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यू शेप बना दिया, ठीक है, मतलब स्मूथली ड्रॉ कर दिया, या फिर ऐसे करके ऐसे बन गया, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर बोलो पूछा क्या है, देखो पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी कर्व इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, तो किसका लिमिटिंग फॉर्म है, ए एंड बी, ठीक है 58 का। लेकिन यहाँ बोल रहा है सी, ए और बी बोलना है तुमको, मतलब आइदर ए और बी, या तो हिस्टोग्राम से बनेगा या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। मतलब वो इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो एंड वाला लैंग्वेज सही नहीं जा रहा है, दोनों को मिला के नहीं बनाना है, या तो हिस्टोग्राम से बना दो या फिर इससे। तो इसीलिए आंसर होना चाहिए ए और बी। ए और बी का मतलब होता है आइदर ए और बी, ठीक है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। 59, 59 में बोला है मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब अभी जो दिखाया तुम लोग को, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स्ड शेप। तो सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, वो भी नहीं, बेल। ये देखो वो लिखवा दिया था, देखो यहाँ पर पॉपुलर है, ठीक है, सबसे ज्यादा बेल शेप को हम लोग यूज करते हैं, देखो इसलिए मैंने लिखवा दिया था अलग से। सबसे पॉपुलर क्या है इन सब में से, बेल
शिफ्ट। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि पॉपुलर ये है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और 60, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कर्व के साथ बताना चाहते हैं तो 4 तरीके का था, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स्ड शेप। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यूज करोगे प्रॉफिट के लिए? बेल शिफ्ट हो जाएगा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट कैसे चलता है बोलो, सबसे पहले क्या रहता है, कम या ज्यादा? पहले तो नेगेटिव होता है बिजनेस, फिर उसके बाद आता है ब्रेक इवन पॉइंट, जीरो, फिर उसके बाद प्रॉफिट होता है, फिर धीरे धीरे जब उसका एकदम टॉप पॉइंट में पहुंच जाता है फिर धीरे धीरे क्या होता है, गिरने लगता है। तो फिर उससे तो क्या बनेगा, बेल शेप्ड ही बनेगा ना, पहले डाउन फिर धीरे अप फिर देन डाउन, तो बेल शेप्ड बन जाएगा। तो 60 का आंसर सी। अप एंड डाउन हाँ हो सकता है, बट नॉर्मली तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, एक क्या सर्कल होता है ना कि कोई भी चीज का पहले क्या आता है, वो रिसेशन वगैरह ऐसे करके एक सर्कल होता है ना, कभी पढ़े हो तुम लोग? तो मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले क्या आता है, बूम आता है, फिर रिसेशन आता है। ठीक है, मतलब पहले कम फिर ज्यादा फिर धीरे धीरे कम, और उसके अंदर ही अप एंड डाउन होता है, उसके अंदर ही अप एंड डाउन चलता है। जैसे मान लो 10 साल का अगर हम लोग बताना चाहते हैं तो उसके अंदर अप एंड डाउन भी होगा, बट ओवरऑल अगर देखोगे तो कोई भी बिजनेस पहले नेगेटिव में रहता है, फिर उसके बाद जीरो में पहुंचता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, मतलब उसको उसमें होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो। फिर उसके बाद क्या कमाना होता है, प्रॉफिट। अगर नहीं कमा पाए तो फिर बिजनेस बंद करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद होता है प्रॉफिट, और जब एकदम टॉप में पहुंच जाते हैं, अपना मतलब जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसमें गिरावट आने लगता है। ठीक है, तो उसके अंदर ही अप एंड डाउन सिचुएशन चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं, जैसे देखो ना ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी तो वैसे ही होता है। जैसे मान लो पहले कुछ कम, फिर थोड़ा मेहनत कर करके कहीं पहुंच गए, फिर लगता है क्या, सब मिल जाने के बाद और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लगेगा कि अब ये जो है नीचे के, मतलब ऐसा होता है जब तुम लोग के एज में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कब कुछ अपने से कर पाओगे, कमाओगे, फिर जब कमाने लगोगे फिर लगेगा ये पैसा वैसा कुछ नहीं है, ये बेकार है, कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, मतलब इस तरीके से। तो बिजनेस में भी वैसा ही होता है, जितना भी कमाओ फिर उसके बाद क्या आता है, डाउनफॉल दिखने लगेगा। ठीक है, तो फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल ठीक है। और वैसे ही उसके अंदर ही हमारा अप एंड डाउन चलते रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो बाकी रखा मैंने, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने लिखवाया था पहले, उसका फॉर्मूला निकालो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर मिल रहा है तो, नहीं तो हम दिखा देते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, देखो वो जहां पर वो फ्रीक्वेंसी रेशियो वाला अभी पढ़ा था ना, वहीं पर मिला, नहीं मिला, दिखा रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है क्या, ये क्वेश्चन में दिख रहा है या फिर यहाँ दिख रहा है? पहले देख लो क्या लिखा हुआ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तुम लोग को भी एटलीस्ट अपना जो लिखा हुआ है वो तो मिल जाना चाहिए। देखो अभी कॉपी लाए हो नहीं लाए हो वो सब तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कहाँ लिखे हो नहीं लिखे हो एटलीस्ट वो तो याद होना चाहिए। देखो ठीक है, तो ये हम लोग का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये मैंने क्या सिखाया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर सिर्फ डिवाइड करके रख दोगे तो रेशियो में आंसर आएगा, इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो क्या परसेंटेज निकालना है कि आउट ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी किसी क्लास का कितना फ्रीक्वेंसी है उसका परसेंटेज। ठीक है, जैसे तुम लोगों को आउट ऑफ 10 मान लो 9 मिला, ठीक है, तो कितना परसेंट मिला, 90%। ठीक है, कैसे निकालते हो, ठीक है, तो आउट ऑफ जो मार्क्स है टोटल मार्क्स जिसमें तुम लोग को कितना मिला इनटू 100, तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकालना है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी में किसी एक क्लास का कितना सारा फ्रीक्वेंसी है, इनटू 100 करने से परसेंटेज में आएगा, 100 नहीं करोगे तो परसेंटेज में नहीं आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी कितना था 18, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 5, तो आउट ऑफ 18 यहाँ कितना सारा डेटा है, 5 डेटा है, तो कितना परसेंटेज में कितना है 27.7%। इसी क्लास में 27.7% डेटा
है, ठीक है। फिर 11.1, क्योंकि देखो इसका फ्रीक्वेंसी कितना कम है, ठीक है। 3 उससे थोड़ा ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सा है 8, ठीक है, इसीलिए इसका परसेंटेज कितना है 44.4%, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लिया, लिखो फॉर्मूला क्या बोला है मैंने, बोलो क्या बोला फॉर्मूला, क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब इसको समझते हैं, देखो हम लोग को पूछा क्या है पता है, क्वेश्चन में पूछा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक लाई करता है, बिटवीन 0 and 1, between 0 and 1 both inclusive, lies between -1 and 0, lies between -1 to 1, कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग को मेनली क्या क्या वैल्यू दिया है पता है सारे ऑप्शंस में, 0, 0, 1 और -1, ठीक है। मतलब या तो 0 से 1 के बीच या 0 से 1 के बीच, इंक्लूडिंग 0 and 1, मतलब 0 and 1 इसके बीच का नंबर, या फिर 0 और 1 उसके बीच का नंबर एंड इंक्लूडिंग 0 and 1। एक है -1 से 0 के बीच का नंबर, ठीक है, और एक है -1 से 1 के बीच का नंबर, ये दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि हम लोग का ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हम लोग का 0 कब हो सकता है, अगर मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मान लो 0 हो गया, ये 0 कब होगा, मतलब ये वैल्यू 0 कब आएगा, तो ये तो एक डिवाइड फॉर्म है ना, तो उसके हिसाब से मुझे बोलो कि कब 0 आ सकता है। देखो अगर ये क्लास फ्रीक्वेंसी 0 है, और ये नीचे का क्या होना चाहिए, कोई एक वैल्यू होना चाहिए, नहीं तो नीचे 0/0 आने से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ये हम लोग कौन से क्लास में कर रहे थे, लिमिट में, है ना, मतलब मैथ्स वाले क्लास में कर रहे थे, ये 0/0 होने से नहीं चलेगा, ठीक है, और समथिंग/0 होने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी क्या होता है अनडिफाइंड। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 कब होगा, जब नीचे कोई ना कोई वैल्यू होगा और ऊपर मेरा अगर 0 आ जाए, ठीक है। तो अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है तो क्लास फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 कब आएगा, ये तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 कब आएगा, जब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगा 0। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, क्लास फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब जब तुम लोग क्लास डिफाइन करो, जैसे 10 to 20, जैसे मान लो ऐसे 10 to 20, ठीक है, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। तो यहाँ मान लो मैं मान लो 2 लिखा है, तो ये 0 का मतलब क्या है, नहीं, मतलब 10 से 20 के बीच में हमारे पास कोई डेटा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, टैली मार्क करके ना, जैसे मान लो डेटा दिया हुआ, बीबीए स्टूडेंट वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, ऐसे डेटा दिया, फिर हम लोग चेक करते हैं, जैसे मान लो बोला 11, मान लो यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो बोलो 11 कहाँ पर आ जाएगा, 11 नहीं कुछ और देना चाहिए, मैंने यहाँ 0 लिखा है, मान लो यहाँ पर लिखा है 22, तो वो कहाँ पर बिलोंग करेगा 30, ऐसे करके तुम लोग फाइंड आउट करते हो ना, एक एक करके स्ट्रोक लगा के, जिसको टैली मार्क बोलते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखते हो। तो इसका मतलब यहाँ ऐसा कोई डेटा नहीं था जो 10 से 20 के बीच में आ रहा था, ठीक है। तो क्या इस केस में हमें क्लास बनाना चाहिए 10 to 20, कोई मतलब नहीं है बनाने का, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नो सेंस ऑफ क्लास। तो इसमें फिर क्लास बनाने का जरूरत ही क्या है, अगर मेरा किसी क्लास में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर क्लास बनने का तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात अगर समझ में आ गया तो और एक पॉइंट समझो, और अगर मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 होता है, ये कब पॉसिबल है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मेरा 1 आएगा, तो ये बोलो कैसे, क्या क्या वैल्यू रहने से 1 आएगा, क्लास फ्रीक्वेंसी 1 होना चाहिए, और टोटल फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1/1 ही होने से एकमात्र 1 आएगा, या फिर बोल सकते हो दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 1 का जरूरी नहीं है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसे लिखना चाहिए ये वाला क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, दोनों क्लास फ्रीक्वेंसी इक्वल अगर टोटल फ्रीक्वेंसी है तो मेरा ये वैल्यू क्या आ सकता है 1 आ सकता है। अच्छा, अब
क्लास फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब दोनों सेम। इसका मतलब क्या है? जैसे इसका मतलब समझ में आया कि ऐसा कोई क्लास जिसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर क्लास क्यों बनाएंगे? बनाएंगे। तो अगर क्लास फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा? एक क्लास के अंदर ही सारा डेटा है। जैसे कि मान लो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी मान लो मेरा है 10, और ये 10 का 10 डेटा ही मेरा यहीं पर बिलोंग कर रहा है, तो क्या अलग से क्लास डिफाइन करने का कोई मतलब बनता है? नहीं। यहाँ पर भी फिर हमें क्लास डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो नो सेंस ऑफ क्लास, तो हम लोग क्लास नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो फिर अगर मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 और 1 आया तो उसमें तो क्लास बनेगा ही नहीं। ना तो 0 होने से क्लास बनना चाहिए, ना तो 1 होने से क्लास बनना चाहिए, ठीक है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर 0 और 1 नहीं होगा तो फिर आंसर क्या होना चाहिए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां से कहां बिलोंग करेगा? पहला बात है कि सी डी ऑप्शन को तो भूल जाओ। क्यों? माइनस नहीं होगा, क्योंकि -1 कब आएगा? ऑप्शन 0 है, ये सही बात है। आंसर तो ए होगा, ठीक है, वो एकदम सही बात है। मुझे एक बार बताओ कि सी डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि -1। देखो -1 के लिए नहीं होगा। हाँ, 0 का तो कंसेप्ट तुम लोग को पता है, तो 0 जहां है वहां तो होगा नहीं। लेकिन ये -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि -1 होने के लिए क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? मान लो यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, या फिर यहाँ पर जो वैल्यू है मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में ही आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। या तो मेरा न्यूमरेटर में नेगेटिव हो या तो मेरे डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, क्या क्लास फ्रीक्वेंसी और या फिर टोटल फ्रीक्वेंसी कोई कभी नेगेटिव हो सकता है? फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो सी और डी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब बचा ए और बी, ठीक है। जिसमें से बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 और 1 तो इंक्लूड हो नहीं सकता है। तो यहाँ बोला था बोथ इंक्लूसिव, तो वो पॉइंट भी गया, तो फिर आंसर क्या होगा? तो इसके बारे में मैंने बताया नहीं था, तो अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया। तो 54 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो इसमें यही वाला क्वेश्चन जो है मतलब मैंने नहीं बताया था, समझने वाला था। बाकी देखो जो भी हमारा एमसीक्यू था वो सब मैंने पहले लेकिन लिखवाया है, समझाया, उसी के रिगार्डिंग किया है। तो एक बार जरूर तुम लोग को चेक करना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है, अगर किसी से नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अच्छा, अब सेट बी का क्वेश्चन करेंगे, तो ये तुम लोग को अच्छा ही लगेगा शायद करने में, क्योंकि इसमें कुछ पजल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग खुद से कोशिश करो, हम तो बोलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन वैसा है नहीं, ठीक है। दिखाते हैं। देखो बोल रहा है कि out of 1,000 persons 25% were industrial worker and the rest were agricultural worker. 300 persons enjoyed World Cup match on TV. 30% of the people who had not watched World Cup match were industrial worker. What is the number of agricultural worker who had enjoyed World Cup match on TV? तो जैसे पजल होता है ना वैसे दिया है, तो तुम लोग को फाइंड आउट करके बताना है जो क्वेश्चन पूछा है। तो हम एक बता देते हैं, देखो कैसे करके कर सकते हो। तो टेबल बना के करना चाहिए, ठीक है। तो टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले हमें 1000 लोगों पे सर्वे हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, और कुछ क्या है, एग्रीकल्चरल वर्कर। तो ये दो चीज दिया है। कुछ लोग जो है वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं, कुछ लोग जो है वर्ल्ड कप मैच नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो बस ये 4 पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट के बेसिस पे हम लोग को अपना टेबल बनाना चाहिए। तो एक हम बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इंडस्ट्रियल, और यहाँ पर लिखेंगे एग्रीकल्चर। वॉच वर्ल्ड कप ऑन टीवी, डू नॉट वॉच वर्ल्ड कप ऑन टीवी, ठीक है। तो ऐसे टेबल बनाना है। अच्छा, टेबल कैसे बनेगा उसका कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। वो खुद के दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कैसे बनाए ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो टेबल बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है, सॉल्व करने से मतलब है, जैसे चाहो कर सकते हैं, ठीक है।
टोटल का कॉलम। अच्छा देखो अब डेटा पुट करेंगे, बोल रहा है 1000 पर्सन में 25% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, ठीक है। तो बोलो 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है, और हाँ तो 1000 में 25% मतलब कितना हो जाएगा। तो वो कहाँ लिखे, ये नीचे लिखे, यहाँ पर एक टोटल बनाते हैं ना, इंडस्ट्रियल वर्कर कितने सारे, यहाँ भी एक टोटल बनना चाहिए फिर। तो 1000 में कितना, ये कितना है 25%, तो कितना हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा, हाँ 75% करने से 750, तो ये टोटल वर्कर लोगों का, और यहाँ पर हो गया 1000। अच्छा फिर बोला है 300% वर्ल्ड कप देख रहा है ऑन टीवी, टोटल 300 लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो वर्ल्ड कप देख रहे हैं टोटल लोग कितने हैं 300, उसमें से 30% जो है 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप। अच्छा जो वर्ल्ड कप नहीं देख रहे उसमें से 30% इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो वर्ल्ड कप नहीं देख रहे कितने लोग हैं, अगर 1000 टोटल लोग हैं, 300 लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं, 700 लोग जो है वो वर्ल्ड कप नहीं देख रहे। अब ये जो वर्ल्ड कप नहीं देख रहे इसमें 30% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, मतलब 700, हाँ तो कितना हो जाएगा 210। तो हम लोग को पूछा क्या था, वही पूछा था, व्हाट इज द नंबर ऑफ, नहीं एग्रीकल्चरल हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप। अच्छा ठीक है अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अब बताओ यहाँ पर अगर टोटल 250 इंडस्ट्रियल वर्कर है जिसमें से 210, ये मुझे मैंने ठीक जगह पे लिखा इंडस्ट्रियल वर्कर ही है ना, हाँ ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस करके आ जाएगा, ये 40 होगा, ये 40 हो जाएगा, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 200, 260, क्योंकि ये देखो 300 के साथ ऐड करेंगे तो ये 700 है, तो ये 210 माइनस होने से 49, ठीक है। तो ये कैसे निकाला, ये मैंने ऐसे निकाल लिया 250 माइनस 210 करके, ठीक है। और ये 260 कैसे निकाला, 300 माइनस 40 करके, और ये 490 कैसे निकाला, 700 माइनस 210 करके। तो हम लोग को पूछा क्या था, कितने एग्रीकल्चरल वर्कर है जो कि वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं, तो 260, 260 यानी आंसर ऑप्शन ये हो जाए। ठीक है इस तरीके से किया जा सकता है, बाकी जैसा चाहो कर सकते हो। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद करके देखो। A sample study of people of an area revealed that total number of women were 40%, मतलब किसी एक जगह पे 40% वुमेन है, ठीक है, and the percentage of coffee drinker were 45 as a whole, and the percentage of male coffee drinker was 20. What was the percentage of female non coffee drinker? तो क्या क्या कॉलम होना चाहिए, मेल फीमेल कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर, 4 ये होगा, 2 ऊपर लिखो, 2 इधर लिखो, जो जहां लिख सकते हो किसी भी तरीके से टेबल बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ऊपर क्या लिखे साइड में क्या लिखे, ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग कहीं भी लिखो बनेगा टेबल, बस ये आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या लिखना हो, देखो क्या आंसर होगा। फोर्टी फाइव, हाँ परसेंट ही लेना पड़ेगा, दिया तो नहीं है, चेक करके देखो ना, 45 लिखने से परसेंट तो बोला नहीं है, लेकिन परसेंटेज 45 ऐसे टोटल होगा मुझे लग रहा है, परसेंटेज तो बोला नहीं है, चेक करके देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि देखो ना, एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर 45 ऐसे होल, तो वो कॉफी ड्रिंकर का टोटल क्या है 45, देखते हैं परसेंटेज है कि नहीं, हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिख रहे हैं मेल, और यहाँ पर क्या लिख दिया फीमेल, और यहाँ पर लिख दिया टोटल, यहाँ पर कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी
ड्रिंकर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बोला है कि कितने टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, 40%, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन वो कहाँ लिखे बोलो? हाँ, यहाँ पर ये वाले कॉलम में लिखेंगे ना, टोटल फीमेल कितने हैं 40%। तो यहाँ अगर हम टोटल 100 दे देते, हम परसेंटेज में कर रहे, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अच्छा, अब द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वेयर, अच्छा ये तो परसेंटेज ही है, द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वेयर 45। तो कॉफी ड्रिंकर कितने हैं 45, क्योंकि मैंने 100% लिया है। तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं, माइनस 55, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20, मेल कॉफी ड्रिंकर, तो यहाँ आ जाएगा मेल कॉफी ड्रिंकर 20। तो फिर फीमेल कॉफी ड्रिंकर कितने, क्योंकि टोटल तो 45 है, तो 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब बाकी देखने का जरूरत, ये 20 है, ये 60 है, तो ये कितना आएगा 40, ये 40 है, ये 25 है, तो ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब देख लो जो पूछा है उसका आंसर, ये वाला पूछा है क्या? अच्छा, तो पूछा था कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, तो ये नॉन कॉफी ड्रिंकर और ये फीमेल वाला कॉलम, तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर। ये सभी मैंने परसेंटेज ही मान लिया, ये 100%, ये 40%, ये 60%, ये 45%, क्वेश्चन खुद बोला था ये सभी परसेंटेज में ही आंसर आया है, ठीक है। मतलब ये सब परसेंटेज ही है, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज माइनस करोगे तो आंसर किस चीज का आएगा, परसेंटेज पूछा भी परसेंटेज में ही है। देखो व्हाट वाज द परसेंटेज, तो जो आंसर आया ये 15 क्या है परसेंटेज है, बिकॉज ये क्या था परसेंटेज। तो फिर ये भी मेरा क्या निकला परसेंटेज, मैंने ये टोटल क्या माना परसेंटेज, ये हाँ ये पूरा परसेंटेज है, पूछा भी परसेंटेज में ही है। और जो 45 था ना उसके आगे लिखा हुआ था, ये देखो एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वेयर 45, तो परसेंटेज में ही दिया हुआ। अच्छा, ये वाला देखो पाई चार्ट का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा, बोल रहा है कॉस्ट, पाई चार्ट पे ये शायद देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ शुगर इन ए मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर वेयर 12, 20, 35, 23 यूनिट्स respectively. What is the difference between the central angle for the largest and smallest component of the cost of the sugar? ठीक है, तो फिर component जो है, component कौन से वाले ड्रॉ में था, पाई चार्ट में। पाई चार्ट में ये जो पाई मतलब जो केक, ठीक है, इसको ये एक एक पीस को क्या बोलते हैं पाई, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट बोलते हैं, देखोगे मेरा लिखवाया हुआ है, इस चीज को क्या बोलते हैं कंपोनेंट बोलते हैं। तो बोल रहा है कि हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ शुगर, मतलब चीनी बनाने का जो खर्चा है, किस चीज का खर्चा दिया है, रॉ मेटेरियल का कितना 12, लेबर का, डायरेक्ट प्रोडक्शन अदर 23। तो इसमें से ये सब कंपोनेंट मिला के तो शुगर बना है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कौन सा, हाँ मतलब 12 और 35, ठीक है। तो लार्जेस्ट कंपोनेंट 35, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट 12। अब ये दोनों का हमें बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर, मतलब इन दोनों का जो एंगल है उसका डिफरेंस निकालना है। मतलब ये पाई चार्ट के अंदर मुझे अगर रॉ मेटेरियल को रिप्रेजेंट करना है और लेबर को और क्या है डायरेक्ट प्रोडक्शन को और अदर एक्सपेंसेस को, ये पाई चार्ट में अगर मुझे दिखाना है तो वो तो एंगल बनाएगा, नहीं याद आ रहा है तुम लोग को, डिग्री नहीं बनाएगा, डिग्री में आंसर नहीं आएगा। ये पूरा सर्कल कितना डिग्री का होता है, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। और कैसे निकालना सिखाया था मैंने, याद नहीं, चलो देखो देखो, रॉ मेटेरियल का है 12, लेबर का 20, डायरेक्ट प्रोडक्शन
अदर 23। सबसे पहले करना होता है टोटल, निकालो टोटल कितना 90। ठीक है, अब एंगल बनाना, तो क्योंकि भूल गए हो तो सारा एंगल ही पूछ लेते हैं। ये 90 जो है, ये पूरे सर्कल में टोटल कितना वैल्यू दिखेगा 90। तो पूरे ये एक एक वैल्यू को मुझे अगर डिग्री से रिप्रेजेंट करना है तो 90 का मतलब कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 को मुझे इसमें दिखाना है जितना जितना होगा। ठीक है, जहां जहां, तो पूरा सर्कल के अंदर दिखाना है। तो ये 90 इक्विवेलेंट टू कितना 360 डिग्री। तो 12 का डिग्री कितना होगा 20 का कितना होगा, मतलब 12 जिस जगह पे दिखाएंगे वो कितना डिग्री। तो 12 बाय क्या करोगे 12 बाय 90 इंटू 360 কত 48 हो रहा है। तो अच्छा, ये स्मॉलेस्ट हो गया, सब निकाल के करे क्या, और लार्जेस्ट निकाल ले रहे 35। तो इसका क्या करोगे 140 डिग्री। ठीक है, मतलब ये 140 डिग्री में रिप्रेजेंट होगा, ये 48 डिग्री में होगा। ये कैसे हुआ, ये देखो, तीन, अगर 90 इक्वल टू 360 डिग्री है तो 1 इक्वल टू कितना होगा 360 बाई 90। तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 बाई 90 इंटू 12। तो उसको हम लोगों ने लिखा 12 बाई 90। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कौन सा आंसर अलग आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये डिग्री निकल गया, इन दोनों का क्या निकालने बोला था, तो बोलो डिफरेंस कितना 92। तो देखते हैं 92 है कि नहीं, है डी। ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा 92। और एक तरीके से भी किया जा सकता है जिससे आसानी से और भी जल्दी हो जाएगा। तो दो जो कंपोनेंट है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, उसका पहले डिफरेंस निकालो, कितना आया था 35 माइनस कितना आएगा 23। अब इसका एंगल निकालो 92 ही आएगा। इसका एंगल निकालो, कैसे निकालोगे 23 बाई 90 इंटू 360 90। तो एक ही बात है, दोनों का इंडिविजुअली निकाल के डिफरेंस निकाल सकते हो, या फिर डिफरेंस जितने एंगल को बिलोंग कर रहा है वो निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आ जाएगा। अगर समझ में आ जाता है तो एग्जाम के लिए ये ज्यादा बेटर है, टाइम बचेगा। फोर्थ नंबर में देखो, बोल रहा है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 डेज इन ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो। तो बोल रहा है कि 0 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कितना बार हुआ है 15 टाइम्स। एक एक्सीडेंट हुआ है ऐसा 19 टाइम्स। 2 एक्सीडेंट हुआ है ऐसा 22 टाइम्स। 3 एक्सीडेंट हुआ है 30। इस तरीके से दिया हुआ। बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट ऑकर्ड। ऐसा कितना बार हुआ है जब 3 या उससे कम एक्सीडेंट हुआ है, बोलो 87। क्योंकि देखो, अगर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। बोल रहा है कि 3 या उससे कम एक्सीडेंट हुआ है, तो 3 या उससे कम एक्सीडेंट मतलब 0 1 2 और 3। 3 या उससे कम बोला है तो 3 ले लिया। अगर सिर्फ 3 से कम बोलता तब 3 नहीं लेते, तब 2 तक ही लेते। तो ये ऐड करने से हो जाएगा, क्योंकि 0 टाइम्स 0 एक्सीडेंट हुआ ऐसा 15 टाइम्स, 1 हुआ ऐसा 19, 2 हुआ ऐसा 22 टाइम्स और 3 हुआ है ऐसा 31 टाइम्स। ठीक है, तो बस ये ऐड करके लिखना है। तो आंसर लिख के ऐसे रख सकते हो 15 19 22 और 31 कितना आ रहा है 87। और ऑप्शन क्या है डी। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का डी। अच्छा, फिर ये वाला द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम ऑफ 86 पर्सन्स। बोलो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन। अच्छा, ये टोटल 86 पर्सन्स का इनकम दिया है, मतलब ये कैसे समझना है, इसका मतलब क्या है 500 से 999 रुपीज का इनकम होता है, ऐसे कितने लोग हैं। इतने से इतना इनकम करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। इतने से इतना इनकम करते कितने लोग हैं, इतने से इतना इनकम करते इतने लोग हैं। तुम लोग को बोल रहा है कि परसेंटेज निकालो उन लोगों का जिनका इनकम 1500 से ज्यादा है। तो 1500 से ज्यादा वाले स्लैब में या फिर क्लास इंटरवल में कौन कौन आ रहा है
हाँ, क्योंकि 1500 से ज्यादा मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो अप टू 1499, ये भी नहीं होगा। 1500 से ज्यादा, मोर देन 1500, तो ये होगा ना, और ये भी होगा। ये भी 1500 से ज्यादा, क्योंकि 1500 से लेके 1999, ठीक है। और ये तो ये दोनों का क्या करोगे? टोटल करने से पता चल जाएगा कितने लोग हैं जिनका इनकम मोर देन 1500 है। बट तुम लोग को निकालने क्या बोला है? नंबर तो निकालने बोला नहीं, परसेंटेज। तो अब क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज। तो कैसे करेंगे? तो ये देखो, यहाँ पर लिख देते हैं 36 प्लस 7, यानी टोटल 43% ऐसे हैं जिनका इनकम क्या है? मोर देन 1500। अब इसका परसेंटेज निकालने बोला है, तो आउट ऑफ कितने लोग 43 है? 86, क्योंकि टोटल, ये टोटल करने से कितना आएगा बिना कैलकुलेशन किए हम लोग बोल सकते हैं। ये तो 86 लोगों का ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका टोटल हमेशा कितना आएगा? 86 आएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 86 इतने लोगों का इनकम 1500 से ज्यादा है, तो इंटू 100, तो आ जाएगा 50%। तो ऑप्शन ए। अच्छा, फिर बोल रहे द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 330? 30 से ज्यादा मार्क्स मिला है ऐसे कितने स्टूडेंट है? अब इसमें देखो एक चीज, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहा है, पहले कितना है? 15, फिर कितना है? 65, 84, 100, धीरे 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 क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। बट ऐसे करके कभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। मतलब ये वाला क्या दिया हुआ है पता है? क्यूमुलेटिव करके दिया हुआ है, ये क्यूमुलेट करके दिया हुआ है। 15, इसमें 15 में कितना ऐड होने से 38 होगा? तो इसका मतलब इसका एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 23। अच्छा, अब ये माइनस करो, 38 माइनस 50। फिर ये वाला कैसे निकालोगे? इसका फ्रीक्वेंसी निकालो, कितना होता है? 27। अच्छा, ये निकालो 60, 84 माइनस 65, 19। अच्छा, और 100 माइनस 84, 16। अच्छा, तो ये हो गया एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी आया। अब हमें बोल रहा है कि হ্যাঁ এটা টোটাল নাম্বার অফ, মানে টোটাল नहीं, मतलब एक्चुअली देखो ऐसे दिया हुआ है ना हम लोग को, बिलो 10, ठीक है, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। तो ये जो है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी था ऐसा 15, 23, 27, 19, 60, इसको क्यूमुलेट किया गया है। तो 15 में 23, हाँ, ऐड करने से हो गया 38, 38 में 27 ऐड करने से कितना आएगा? 65, 65 में 19 ऐड करने से 84 आना चाहिए, जो दिख रहा है। 84 में 16 ऐड करने से कितना आना चाहिए? 100। ये दिख रहा है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नहीं तो एग्जैक्ट ऐसे कभी नहीं हो सकता है कि कम से ज्यादा एकदम, या फिर ज्यादा से कम, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी, तो अब हम लोग को पूछा है कि 30 से ज्यादा मार्क्स मिला है ऐसे कितने? आंसर 35 होगा, सी। आंसर 35 होगा। मोर देन 30 मिला है ऐसे कितने स्टूडेंट है? तो मोर देन 30 मतलब क्या क्या लेना पड़ेगा? ये वाला और ये वाला। मोर देन 30 का मतलब बिलो 30, 20 और 10 क्या हो जाएगा? हटाओ, तो क्या बचेगा? ये दोनों, ठीक है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी 35। तो ये लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। हम बता देते क्या क्या था बिलो, और एक तरीके से भी होगा वो भी बताते। फिर बिलो, बिलो 30, बिलो 40, আরেকটা ছিল क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15, 38, 65, 38, 65, 84 और 100, 84 और 100 हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पहले तो 15, ये देख देख के लिख लेते क्या हुआ है। 23, 27, 19, 23, 27, 19 और ये लास्ट वाला था 16। अच्छा, कैसे निकला? पहला तो आसान है 15। एक्चुअली 15 में 38 कैसे आया होगा? ऐड करके। तो फिर इसको कैसे निकाला है? 38 माइनस 15 करके। इसको कैसे निकाला है? 65 माइनस 38 करके। इसको कैसे निकाला है? 65 करके। और ये वाला निकला है 100 माइनस 80
4 करके, ठीक है। और हम लोग को पूछा है कि मार्क्स क्या बोला है, मोर देन 30। तो मोर देन 30 मार्क्स मिला है, तो बिलो 10 नहीं आएगा, मोर देन 30, बिलो 20 नहीं आएगा, बिलो 30 भी नहीं आएगा। तो मोर देन 30 मतलब बिलो 40, बिलो 50, मोर देन 30 होता है। तो फिर 19 प्लस 16 तो कितना हो गया 20, ओ 23 लिखेंगे, 35। अच्छा, और एक तरीके से भी आएगा, ये लिख लो फिर हम बताते हैं। मतलब तब तुम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं पड़ेगा, तब भी होगा। लिखे हो ये वाला? अच्छा, देखो और एक तरीके से कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बिलो 10 का मतलब बिलो 10 ही हुआ, ठीक है। अच्छा, बिलो 20 का मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, बिलो 10 भी है और बिलो बिलो 20 मतलब बिलो 10 भी तो इंक्लूडेड है, और बिलो 30 का मतलब बिलो 10, बिलो 20 और बिलो 30। ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर बिलो 10, 20, 30 और बिलो 40, वो तो है ही। बिलो 40 मतलब अप टू हो गया ना, तो यहाँ पर बिलो 50 का मतलब बिलो 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। तो देखो टोटल कितना है 100। हम लोग को क्या चाहिए, मोर देन 30। तो यहाँ देखो ये 100, ये लास्ट वाला देखो, तो अगर हमें मोर देन 30 चाहिए तो हमें क्या क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो ये तीनों टोटल, ये पूरे टोटल में से ये तीनों का टोटल हटा दोगे तो मिल जाएगा। ये पूरा का टोटल कितना है 100, ये पूरा का टोटल कितना है 100, और ये तीन का टोटल देखो कहाँ लिखा है 65। तो माइनस करो कितना आएगा 35। तो ऐसे करके भी निकल जाएगा। तो फिर ये भी लिख सकते हो, ये जल्दी होगा, 100 माइनस 65, तो आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन क्या था, सी। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अच्छा, अगर ये समझ में आया, ऐसा ही सेम तरीके से सोच के देखो, बिना फ्रीक्वेंसी निकाल के, ये 7 वाला, इसमें बिलो की जगह मोर देन दिया हुआ है, तो जो बोला है वही निकालना पड़ेगा। बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 250 और 300 के बीच में कितने सारे डेटा है, ऑब्जर्वेशन सब। अभी तो सीखा है वो, कैसे निकाल। 23। ठीक हुआ है, 23 होगा। 38 माइनस 15 करना पड़ेगा ना, समझा रहे थे। 38 माइनस 15, 23, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर बोला है बिटवीन 250 एंड 300, तो 250 और 300 के बीच में मतलब कौन कौन सा, हाँ हाँ, और मोर देन 300, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो फिर ये हम लोग का मोर देन 250 का मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें मोर देन 200 भी इंक्लूडेड है, और मोर देन 300 का मतलब मोर देन 200 प्लस मोर देन 250 और मोर देन 300। हम लोग को चाहिए 250 और 300 के बीच का डेटा। 250 है तो फिर मोर देन 200 हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि 250 से 300 के बीच का चाहिए, तो ये हटाओ, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। और मोर देन 250 में क्या इंक्लूडेड है, इसमें मोर देन 200 और मोर देन 250, ठीक है, तो ये नहीं चाहिए, तो फिर इसमें से ये हट जाएगा। क्या हुआ, नहीं हुआ तो 300 है, मोर देन 300 है, তো আমি তো 56 তো কিছু মাইনাস করছি, এটা লেস দেন কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আছে। হ্যাঁ বলো।
ये लेस देन, देखो इसमें 0 है तो इसका फ्रीक्वेंसी 15, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा बोल सकते हो? 38 माइनस 15 कितना होगा? 23। और इसका हो जाएगा कितना? 80। ठीक है, तो मोर 250 से 300 के बीच का, तो फिर कितना कितना आएगा? हाँ, क्योंकि इसमें 200 हम लोग को क्या करना है, ওটা তো আসবে না যেহেতু আমার 250 থেকে 300 এর মধ্যে বলেছে। हाँ, तो मेरा मोर देन 300 भी तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे 250 से 300 के बीच का बोला है, तो 250 से 300 के बीच का मतलब ये तो नहीं आएगा, ये तो मोर देन 300 हो गया, ये भी नहीं आएगा। तो 250 और 300, तो फिर 250 मतलब तो मोर देन 200 होगा, इसको तो लेना पड़ेगा। 250 का मतलब मोर देन 200 नहीं हुआ, मोर देन 200 मतलब तो 250 नहीं आएगा। ओ अच्छा, 250 तो दे दिया है यहाँ पर, मोर देन 250 सिर्फ यही लेना पड़ेगा, तो इसका ऐसे आ जाएगा। तो ये तो फ्रीक्वेंसी लिख के तो समझ में आ रहा है कि मोर देन 250, क्योंकि इधर वाला भी नहीं आएगा इधर वाला भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 23। लेकिन वो माइनस करके फिर कैसे हो रहा है? ফ্রিকোয়েন্সি লিখে তো চলে আসছে, যদি মাইনাস করি যেমন আমরা বললাম না 38 माइनस 50, तो मोर देन 250 मतलब मोर देन 200 है, और मोर देन 250। हाँ, मोर देन 250 मतलब 250 से ज्यादा तो हमें चाहिए, क्योंकि 250 से 300 के बीच का बोला है, और इसमें है मोर देन 200, मोर देन 250 और मोर देन 300, तो हम लोग को ये वाला नहीं चाहिए 300 वाला, इसीलिए माइनस हो रहा है 38 से 50। क्योंकि इसमें क्या क्या है, मोर देन 200 और 250, इधर मोर देन 200, 250 और 300, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा तब जाके। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख के तो आराम से समझ में आता है, और ये माइनस करके ऐसे आ जाए। अच्छा, तो ये वाला देखो, सी, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी पजल है, बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, 5 मार्क्स है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। In a study about the male and female students of commerce and science department of a college in 5 years, 5 साल का कुछ डेटा दिया है, 1995 और 2000, बोल रहा है मेल स्टूडेंट थे 1995 में 70%, इसमें 2000 में 75%, 65% कॉमर्स पढ़ते थे, 40% साइंस, 20% female students read science, 50% male students read commerce, 3000 total number of students, 3600 total number of student. After combining 1995 and 2000, if X denotes the ratio of female commerce student to female science student, तो रेशियो किस चीज का निकालना है? फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट टू मतलब डिवाइड फीमेल साइंस स्टूडेंट, एंड y डिनोट द रेशियो ऑफ, अच्छा ये x डिनोट कर रहा है, और y डिनोट द रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट डिवाइडेड बाय मेल साइंस स्टूडेंट, देन क्या रिलेशन बनेगा? ये दो रेशियो में क्या रिलेशन बनेगा? क्या ये दोनों इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा, या लेस होगा, या फिर लेस ग्रेटर देन इक्वल? ये निकालो। तो फिर से तुम लोग को वही टेबल बनाना चाहिए, दो, एक 1995 का और एक 2000 का। ठीक है, तो टेबल में क्या क्या लिखोगे? मेल, फीमेल, कॉमर्स और साइंस, यही तो है, यही तो डिटेल्स दिया है कि मेल स्टूडेंट है कि फीमेल है, कॉमर्स पढ़ते हैं कि साइंस पढ़ते हैं। तो 1995, ठीक है, साइंस, कॉमर्स टोटल, मेल, फीमेल टोटल, और यहाँ पर सेम तरीके से और एक टेबल 2000 के लिए, मेल, फीमेल टोटल, साइंस, कॉमर्स टोटल।
क्या क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले बोला है कि 70% मेल स्टूडेंट। अच्छा, टोटल स्टूडेंट 1995 में कितने थे? 3000। तो टोटल किधर लिखोगे 3000 को? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मेल का टोटल का कॉलम, ये फीमेल का, और ये टोटल ऑफ मेल एंड, नहीं, टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल। हाँ, आप देखो, इसमें 70% मेल स्टूडेंट है, तो 3000 में 70% मेल है, तो मेल इधर लिखेंगे, 3000 का 70% कितना हो जाएगा? 2100। अच्छा, तो फिर फीमेल कितने हो जाएंगे? 900। ठीक है, 30% हो जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहे हैं 65% रीड कॉमर्स। टोटल कॉमर्स पढ़ते हैं 65%, तो 3000 में कितने लोग कॉमर्स पढ़ते हैं? 1950 कॉमर्स पढ़ते हैं, तो फिर साइंस कितने पढ़ते हैं? 3000 से माइनस कर दो। परसेंटेज भी लगा सकते हो, मैंने माइनस कर दिया 1050। ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि 20% फीमेल स्टूडेंट साइंस पढ़ते हैं। 20%, तो फीमेल कितने हैं? 900, तो 20%, 900 का 20% साइंस पढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा? 180। अच्छा, बाकी अब सब ये खुद ब खुद फिल हो जाएगा। देखो, ये 1050, ये 180 है, तो इधर कितना आएगा? माइनस करने से पता चलेगा। 1050 माइनस 180, 270। और इसका ये माइनस करो, 2100 माइनस 270 कर दो, तब भी होगा। कितना आएगा? 870। अच्छा, 870, और ये 870 माइनस कर देते तब कितने? 1230। 12 आना चाहिए, 1230। अच्छा, और ये 1950 है, तो इसका माइनस कर दो 19। अच्छा, 720। ठीक है, इस तरीके से इधर वाला भी बनाना। 75% मेल स्टूडेंट। अच्छा, टोटल इधर 3600, पहले ये लिखेंगे, 3600 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से मेल है 75। मतलब मेल कहाँ लिखे? हाँ, कितना होगा? 2700। 75%, तो फिर बाकी 900। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है 40% साइंस पढ़ते हैं। टोटल साइंस में 40% जाएगा, तो 360। 3600 का 40% करे होगा। हाँ, 360 तो 3000 होने से आएगा ना, पहले वाले का 3000 था, इसका नहीं है। और ये 3600 का 60%, या फिर माइनस करके लिख सकते हो, जो भी 2160। बाकी सब तो यहीं पर देख देख के कर सकते हैं। नहीं होगा ना, और एक 50% ऑफ मेल स्टूडेंट रीड कॉमर्स। 50% मेल स्टूडेंट रीड कॉमर्स, तो 2700 का 50% मतलब कितना हो जाएगा? 1350। ये कॉमर्स पढ़ते हैं, तो फिर साइंस भी 1350 ही होगा, क्योंकि 50% मतलब इधर 1350, तो इधर भी 1350। अच्छा, 1350 जो है वो, अगर बाकी ये माइनस 810 और एटा 90। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को एक्स और वाई क्या क्या बोला था? बोल रहा है कि एक्स डिनोट्स द रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट। पहले बोलो फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट, इधर इस साल फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट डिवाइडेड बाय फीमेल। फीमेल ये है, ठीक है, और कॉमर्स है 720, डिवाइडेड बाय करने बोला था फीमेल साइंस स्टूडेंट, तो फीमेल साइंस स्टूडेंट वाइट आउट को, फीमेल साइंस स्टूडेंट को तो 180। नहीं, डिवाइड तो ये हो, नहीं नहीं, 180 है ना फीमेल साइंस स्टूडेंट, टू आफ्टर कंबाइन करना है 99 है, कॉमर्स के साथ कॉमर्स और साइंस के साथ साइंस। ठीक है, तो ये तो कॉमर्स ही लिखा है ना मैंने 720। हाँ, और साइंस डिवाइड किया है 180। ठीक है, अब इसमें इस साल का कॉमर्स ऐड करो, तो इस साल का कॉमर्स 810।
और डिवाइडेड बाय साइंस 90। हाँ अब टोटल कर। हाँ 270। अब डिवाइड करके देखो कितने में 5 पॉइंट समथिंग आता है, 666 ऐसे आ रहा है, ठीक है। और y का मतलब है मेल कॉमर्स स्टूडेंट, मेल साइंस स्टूडेंट, मेल कॉमर्स स्टूडेंट, मेल साइंस स्टूडेंट। तो मेल कॉमर्स तो 1230 और साइंस 870 प्लस मेल कॉमर्स 1350 और 1350, दोनों में 1350 तो ऐड करने से 2580 2220 डिवाइड कर 1.1। ठीक है जो भी आ रहा है। तो अब ये फिर क्या हुआ, x ग्रेटर देन y हो रहा है, x का वैल्यू y से ज्यादा है ना, 5 तो ज्यादा है, तो फिर ऑप्शन क्या हो सर, बी। इसके बाद वाला देखो, बोल रहा है इन ए स्टडी रिलेटिंग टू द लेबर्स ऑफ जूट मिल इन वेस्ट बंगाल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड। 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज वेयर फीमेल एंड 40% ऑफ देम वेयर मैरिड। 30 फीमेल वर्कर वेयर नॉट मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो अभी तक क्या पता चला, फीमेल वर्कर का बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब एक फीमेल मेल होगा, मैरिड अनमैरिड होगा। अच्छा ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग, तो ट्रेड यूनियन और एक ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हुए नहीं है ऐसा कुछ आएगा, नॉन मेंबर आएगा। कंपेयर टू दिस आउट ऑफ 600 मेल वर्कर 500 वेयर member of trade union and 50% of male worker were married. The unmarried non-member male employees were 60, which formed 10% of the total male employees. The unmarried non-member of the employees were 80. On the basis of information, the ratio of married male non-member to married female non-member ये निकाल के देना है। तो सबसे पहले ऊपर हमें बनाना चाहिए इम्प्लॉय, ठीक है। इम्प्लॉय में क्या क्या कैटेगरी है, सबसे पहले क्या कैटेगरी करेंगे, मेल फीमेल, ठीक है। तो ऐसे लिखो इम्प्लॉय, उसमें बनाएंगे हम लोग मेल और फीमेल। अच्छा और इन सभी का क्या है, मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड। अच्छा मैरिड अनमैरिड, और इनमें भी क्या हो जाएगा, ट्रेड। हाँ तो टी और एन टी लिख देते, ट्रेड के साथ ट्रेड यूनियन में जुड़े हुए नॉन ट्रेड, ठीक है। ट्रेड नॉन ट्रेड, ट्रेड नॉन ट्रेड, ट्रेड और नॉन ट्रेड। अच्छा रेशियो क्या चीज का निकालने बोला है, मैरिड मेल नॉन मेंबर्स, मैरिड मेल नॉन मेंबर्स हाईलाइट कर लेते, मैरिड मेल नॉन मेंबर्स मतलब ये वाला वैल्यू, हाँ ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या करने बोला है, मैरिड फीमेल नॉन मेंबर, मैरिड फीमेल नॉन मेंबर, ये दो वैल्यू जब निकल के आ जाएगा तो ये डिवाइडेड बाय ये करना है। तो मेल नॉन ट्रेड डिवाइडेड बाय करना है फीमेल नॉन ट्रेड, इसका आंसर क्या होगा ये पूछा है। तो अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू हम लोग को मिलेगा। तो सबसे पहले बोल रहा है 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय, टोटल नहीं बताया, वेयर फीमेल एंड 40% मैरिड। अच्छा पहले लिखो 20% जो है टोटल एम्प्लॉय, उसमें 20% क्या है, फीमेल है, तो फीमेल
तो 20% फीमेल है, तो 80% लिख लेते हैं मेल वर्कर है। अच्छा हाँ, अच्छा मैरिड किसका बोला यहाँ पे? 40% ऑफ देम वेयर मैरिड, এটা ফিমেলের বলেছে তো। 40% मैरिड, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 40% मैरिड। तो फिर अनमैरिड कितने हो जाएंगे? 60%। फिर यहाँ पर बोला है 30 फीमेल वर्कर, 30 अब नंबर बता दिया, 30 फीमेल वर्कर वेयर नॉट मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। अच्छा, ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है कितने? 30, लेकिन वो मैरिड है कि अनमैरिड वो तो हमें नहीं पता। बात समझ में आया? ये तो नहीं पता, कैसे लिखेंगे? बोल रहे 30 फीमेल वर्कर वेयर नॉट मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों का एडिशन कितना है? 30, क्योंकि फीमेल वर्कर जो ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं है वो टोटल कितना है? 30। तो ये जो मैंने ऐसे लाइन लगा दिया, ये दोनों का टोटल कितना है? 30 है। ठीक है, बट हम लोग को पता नहीं है कि उसमें से कितने मैरिड है कितने अनमैरिड है। अच्छा, फिर बोल रहा है कंपेयर टू दिस आउट ऑफ 600 मेल वर्कर 500 वेयर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। अच्छा, एक चीज पता चल गया कि 500 मेल ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं नहीं पता, तो ठीक है, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं ऐसे कितने हैं? 500। हाँ, लेकिन टोटल तो बताया है आउट ऑफ 600, लेकिन 600 वो कैसे है वो तो नहीं बताया। टोटल फिर मेल होंगे, है ना? वही बोला है। हाँ, ये देखो कंपेयर टू आउट ऑफ 600 मेल, मतलब टोटल मेल वर्कर कितने? 600। तो अगर ये 80% 600 है तो फिर 20% मतलब कितना हो जाएगा? মাইনাস কি করে হবে? হ্যাঁ 150, মানে এরকম করতে হবে না, देखो 600 अगर 80% के साथ इक्विवेलेंट है तो 20% कितना हो जाएगा? तो फिर कितना आ जाएगा? 150। तो ये 100% फिर कितना आ जाएगा? निकालो, ये आ जाएगा 750। तो ये कैसे निकालोगे? वही 600 डिवाइडेड बाई 80% इंटू 100%, ये भी करके निकाल सकते हो, या फिर 600 सॉरी 150 डिवाइडेड बाई 20% इंटू 100%, तो भी तुम लोग का क्या आ जाएगा? 750। बोलो, ये समझ में आ गया? अच्छा, अभी भी आंसर तो आया नहीं, चलो अब देखते हैं। बोल रहा है कि 50% ऑफ द मेल वर्कर वेयर मैरिड, तो मैरिड 50%, तो 600 में 50% मतलब 300 मैरिड, ये पता चला। ठीक है, तो फिर अनमैरिड भी कितने होंगे? 50%, तो ये भी हो जाएगा 300। अच्छा, फिर बोल रहा है कि 50% 50% of the male worker were married. The unmarried non-member male employees were 60. Unmarried non-member 60 है, अनमैरिड नॉन मेंबर ये कितने हैं? 60। तो फिर ये कितना आ जाएगा? 240। अच्छा, ये टोटल 500 है, तो फिर ये कितना आ जाएगा? 260। मतलब 500 से 240 माइनस करने से ही पता चलेगा कितना आ रहा है। 500 से 240 ये तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब ये फीमेल वाला बोल रहे हो? हाँ हाँ, ये तो निकल जाएगा। 600 और 260 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 40, ये तो पता चल गया। अच्छा, अब इधर वाला निकाल। हाँ, ये तो आ गया, मतलब एक आंसर तो हम लोग को मिल गया, ये 40। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय ये वाला निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो आगे यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दिया, which form 10% of the total male employees। चलो, अब मेल का तो हमें अब जरूरत ही नहीं। द अनमैरिड नॉन मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज वेयर 80।
अनमैरिड नॉन मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज बोल रहा है कि टोटल अनमैरिड नॉन मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। और तो कुछ बोला ही नहीं है, कैसे निकाले? अनमैरिड नॉन, टोटल एम्प्लॉय बोल रहा है ना, अनमैरिड नॉन मेंबर। ये 150 है, इसमें से मैरिड 40%, मतलब कितना होगा निकाल तब हो जाएगा। 150 का 40% कितना? 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अनमैरिड 90। ठीक है, अच्छा। এটা unmarried কার বলেছে? the unmarried non member of the employees were 80 on the basis, সবার সবার বলেছে। unmarried non member, unmarried 300 है, नॉन मेंबर इधर 60 है, अनमैरिड नॉन मेंबर 60 है। अच्छा देखो, अनमैरिड नॉन मेंबर मेल जो है वो कितने हैं? 60। तो अनमैरिड नॉन मेंबर फीमेल कितने होंगे, जबकि टोटल अनमैरिड लोग कितने हैं? 80। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 20। तो अनमैरिड नॉन मेंबर 20, तो ये 20, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 10। ये ऐसे करके नहीं। हाँ, तो फिर और हम लोग को कुछ निकालने का जरूरत नहीं, बाकी निकल भी जाएगा। इधर 60 आ गया तो इधर 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4:1, ऑप्शन सी। ठीक है, ये टोटल एम्प्लॉय बोला था, ये टोटल एम्प्लॉय बोला था, इसीलिए इस तरीके से निकाला। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो ये the weight of 50 student in pound given below बोल रहा है if the data are arranged in the form of frequency distribution which class interval as with class interval this ऐसा class interval होना चाहिए, then the frequency for 5 for this 5 class interval frequency क्या होगा निकालने बोले। तो class interval लिखो 81 से 100, 101 से 120, 81 से 100, 101 से 120, फिर 121 से 140, 141 से 160 और 161 से 180। तो क्या करोगे? टैली मार्क बनाओगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले क्या करोगे? टैली मार्क, फिर वहां से क्या लिख दोगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तो देखो ठीक से, हमें बस देखना है कि सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो अब यहाँ से बोलो 82 कहाँ पर आएगा? तो यहाँ लगा दिया 82। अच्छा, 95 कहाँ आएगा? इधर ही आएगा। अच्छा, 95, 120 इसी में आएगा, है ना? 120 इसी में, क्योंकि ये क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है। अगर ओवरलैपिंग होता तो नीचे वाले में आ जाता, तो यहीं पर आएगा। अच्छा, 120 के बाद 174, तो ये एकदम एंड वाले में। हाँ, फिर उसके बाद है 179, यहीं पर आएगा, है ना? अच्छा, 179 के बाद 176 यहीं पर आ गया। ठीक है, 176 के बाद 159 यहाँ पर 159। अच्छा, 91 फर्स्ट वाले में। अच्छा, 85 ये भी फर्स्ट वाले में, और 175 लास्ट वाला। ठीक है, अच्छा तो ये पहला वाला हो गया। अच्छा, इसके बाद 88, 160, 97, तो 88 ये 5। ठीक है, 88 ऐसे 5 वाला ऐसे कटता है, फिर 160 कट लिया। अच्छा, फिर 97 মানে এইটা। अच्छा, 160 के बाद 97, फिर 133, 140। अच्छा, 133 के बाद 159,
सेकेंड लास्ट 159 के बाद 176, हाँ अब कटेगा 176, 151, हाँ 151, 115, अच्छा 115, उसके बाद 105, सेकेंड वन, अच्छा 105 के बाद 172, लास्ट वन, अच्छा फिर 170, 170 के बाद 128, थर्ड 128 के बाद 112, सेकेंड वाला 112, ठीक है, फिर 101, सेकेंड कट जाएगा, ठीक है 101, अच्छा फिर 123, ठीक है 123 के बाद 117, हाँ 17, सेकेंड 117 के बाद 93, 93 के बाद है फिर से 117, फिर से, हाँ 17, मतलब सेकेंड वाला, 99 और 90 फर्स्ट, अच्छा फिर 113, 119, 119 सेकेंड वाला, 129, 134, मतलब कटेगा 134, 178, 105, कट गया, ठीक है, अच्छा फिर 147, कटेगा ना, अच्छा 147 के बाद 107, 107 के बाद 155, 157, वहीं पर आएगा, ठीक है, अच्छा फिर 98, 98 के बाद 117, सेकेंड 95, 95 के बाद 135, 135 के बाद 175, फिर 95, सॉरी 97 था, ठीक है चलो उसी में हो गया, 160, 168, कटेगा 168, 144, 144 और 175, टोटल कितना होगा, टोटल कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, तब ठीक हुआ है, टोटल 50 आना चाहिए, अच्छा तो हम लोग को यहाँ पर बोला है कि कौन सा आंसर होगा, तो बोलो कौन सा आंसर होगा, डी वाला 12 12 6 9 11, ये तो पूछा था कि कौन से क्लास का कितना फ्रीक्वेंसी है। अब ये वाला देखो, बोल रहे द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फॉर द क्लास इंटरवल, बस ये 3 क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए बोला है, क्या क्या है क्लास इंटरवल, हाँ लिखो हम बताते कैसे होगा, 32 39 42 49 52 59, ठीक है, अच्छा अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने बोला है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मतलब क्या क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ, तो ये 30 से 39 के बीच में क्या क्या आएगा वो हम लोग को निकालना है, 30 से 39 के बीच में, तो वही टैली मार्क लगाओ,
और फ्रीक्वेंसी, फिर निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो कि हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। ठीक है, अच्छा अब पहले तो टेलीमार्क निकालते हैं। 30 से 39 के बीच में क्या क्या आएगा देखते हैं। देखो 56, हम लोग पहले 30 से 39 ढूंढते हैं, ये नहीं आएगा। 30 से 39 ये सब ये आएगा। एक एक लगाओ, एक स्ट्रोक लगाओ। 30 से 39 ये नहीं आएगा। 30 से 39 ये भी नहीं आएगा। 30 से 39, 30 से 39, 30 से 39 नहीं, ये भी नहीं आएगा। 39, अच्छा 30 से 39, हाँ ये वाला आएगा क्योंकि 39 तो यहीं पर इंक्लूड होगा। अच्छा 30 से 39 में ये आ जाएगा हम लोग का। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा और एक टैली मार्क लगेगा। अच्छा, और ये नहीं आएगा। 39 तो ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। 30 से 39 तो ये भी आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मतलब 3 लगेगा इसके बाद, मतलब 1 2 3 माने 6 হলো टोटल। अच्छा अब इधर देखो, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा। एक और लगेगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, ये वाला है। हाँ ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मतलब 2। अच्छा और नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये আর তো কোনোটাই আসবে না এখানে। तो हो गया इसका। इसके बाद वाला क्या था? 40 से 49, तो 40 से 49 में देखो, 40 से 49 ये नहीं आएगा, এগুলো আসবে না, এটা আসবে না, এটা আসবে না, ये आएगा। पहले ये हम ढूंढ लेते कितना सारा आएगा। ठीक है, 40 से 49 ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये आएगा, ये नहीं आएगा, এটা আসবে তো, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 43 आएगा, ये सब नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं, এটা আসবে, ये आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये वाला आएगा, नहीं आएगा, ये वाला आएगा। कितना हुआ? 10। ठीक है, तो ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11টা আছে, মানে আমি গোল 11টা করেছি। দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है 11, আর একটা लेके जाओ এখানে। तो ये कितना हो गया? 9, और ये कितना हो गया? 11। अच्छा, और 50 से 59, ठीक है, यहाँ पर ही देख लेते हैं। 50 से 59, तो ये वाला आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, এটাও তো আসবে না, এইটা আসবে, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, এটা আসবে, এটা আসবে না, এটা ये वाला आएगा, ये आएगा, कटेगा, कट गया, कट गया, कट गया, ये भी, ये आएगा, बस 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ। अब क्लास लेंथ का मतलब क्या सीखा आज स्टार्टिंग में, जो हम लोग एमसीक्यू किए वहीं पर गलत हो गया ना। क्लास लेंथ क्या होता है? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये तो नॉन ओवरलैपिंग है, तो इसको तो ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री तब सेम होता है जब ओवरलैपिंग होता है। तो क्या करना है? d/2 निकालना है। तो d क्या होता है? कोई भी क्लास इंटरवल का क्या लेना है? लोअर क्लास लिमिट। कोई भी क्लास इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट लो, जैसे इसका ले रहे हैं माइनस
अपर क्लास लिमिट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग द क्लास इंटरवल, तो 39 कितना हो गया 1, तो 1/2 d/2 निकालते हैं ना, तो कितना होता है। अब ये लोअर क्लास लिमिट में क्या हो जाएगा माइनस, और अपर क्लास लिमिट में क्या हो जाएगा ऐड d/2, ठीक है। वो 1 आता है 0.5 तुम लोग कर देते हो, ठीक है, बट कंसेप्ट याद रखना 0.5 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5 और 59.5। अब माइनस करो, देखो क्लास लेंथ क्या आ रहा है। नहीं नहीं आएगा 9, 10 आएगा। देखो अब 9 से कर दोगे तो आंसर अलग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 0.9, 0 नहीं, ये 0 नहीं होगा, ये 1.1 आएगा, और ये अब देखो ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, ये वाला डी ना, 0.9, 1.1 और 0. ये ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। और अगर तुम लोग 9 कर देते, उसका वैसे तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन रहता तो हो सकता है कि ऐसे 1 होता, 11/9 कुछ और होता, ठीक है। तो वो देख लेना है। क्लास लेंथ का मतलब हमेशा क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस होता है। क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट सिर्फ ओवरलैपिंग के केस में इक्वल होगा, बाकी किसी केस में इक्वल नहीं होता है। बस लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा ये वाला टॉपिक। इसमें हमें बोला है कि अगर क्लास इंटरवल कुछ ऐसा है 31 से 33, 34 से 36 एंड सो ऑन, देन द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फॉर द लास्ट 5 क्लास इंटरवल। तो पहले बोलो कि लास्ट 5 क्लास इंटरवल क्या क्या आएगा, पहले लिख लो। 31 से 33 इनका स्टार्टिंग क्लास इंटरवल है, 31 से 33, फिर उसके बाद वाला है 34 से 36, 37 से 39 एंड सो ऑन बोल दिया है। तो इसके बाद वाला तुम लोग बताओ क्या हो, 40 हो जाएगा। 40 से 42 देखो ना, गैप देखो, 2 का है। हम्म लेकिन कितना तक लिखोगे वो तो सबसे जो लार्जेस्ट डेटा है उसके हिसाब से लिखना है ना। तो ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे लार्जेस्ट क्या है, ये 3 4 3 3 4 वाला डेटा, इधर 5, तो ये रहा 5 8 है ना कि 6 वाला तो कोई डेटा दिख नहीं रहा है, 5 ही दिख रहा है, तो 5 में 59, ये 59 ही ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब 59 से ज्यादा लिख सकते हो, उससे कम नहीं लिखना है, ठीक है। तो 51 के बाद क्या लिखेंगे 54, 50, हाँ तो 60 तक लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को बोला है लास्ट 5, मतलब कौन कौन सा 1 2 3 4 5, ये ठीक है। इसका हम लोग को क्या निकाल के देने के लिए बोला है, क्लास इंटरवल परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फॉर द लास्ट 5। अच्छा तो पहला बात है कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बोलो क्या कैसे निकालते, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे टैली, ठीक है। फिर उसका क्या निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आज ही बताया, देखो दिखाया था ना एमसीक्यू में। बोलो कैसे निकालते हैं, टोटल जितना फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा 50। टोटल 50% का अगर डिटेल्स है तो टोटल फ्रीक्वेंसी पूरा क्यों लिखे हम लोग, यहाँ पर हमें पता है ना कितना होगा 50, तो जो भी निकालना है आउट ऑफ 50 निकालना होगा हमें, ठीक है। अच्छा अब 46 से 48 के बीच में कितना सारा है चेक करो, 46 से 48 के बीच में, तो ये एक हो जाएगा 46 मैंने एटाও काटा, 46 থেকে 48 ये वाला होगा 46, তাই তো 46 ये वाला होगा, ये वाला भी होगा, और ये वाला भी होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, এটা হবে তো না, এটা হবে না না 46 তো, अच्छा अच्छा আমি ভুল বলে দিয়েছি, হ্যাঁ ये वाला नहीं होगा, এটা नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 46 46, हाँ ये वाला होगा, ये वाला होगा, कट कट कट, ये सब नहीं होगा, ये सब 1 2 3 4 5
6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो रहा है। हाँ 9 ही होना चाहिए, 9 लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ वो टैली इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा तो इधर लिख लो 9। तो कितना हो जाएगा, 9/50 इंटू 100, बोलो कितना आ रहा है? 18%। देखो 18% वाला ऑप्शन किधर है? ये देखो ऑप्शन ए ही आंसर होगा। क्यों बोलो? क्योंकि देखो इसका स्टार्टिंग 18 है, फिर भी कर लेते हैं, किया है तो अब इसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद वाला 49 से 51, तो कौन कौन सा आएगा? 49 এখানে এটা আসবে তাই তো। 49 से 51, 49 से 51 नहीं आएगा। 49 से 49 50 49 49 51 कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लो तो 9। हाँ 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी हो गया 9। तो 9/50 इंटू 100 फिर से हो जाएगा 18%। ठीक है। अच्छा इसके बाद वाला कौन सा था क्लास इंटरवल? 52 से 54, तो 52, तो ये सब काटो। 52 ये सब कुछ नहीं आएगा। 52 से ये वाला आएगा, 52 से 54। कितना सारा हो? 1 2 3 4 5, ठीक है 5, 1 2 3 4 5/50 इंटू 100 मतलब 20%। ठीक है 55 से ओ 10%, 55 से 57, 55 से 57 আসলে হয়ে গেছে বলে আমি ভুলভাল লিখে ফেলেছি। 55 से 57 कम होते जा रहा है धीरे धीरे। 55 से 57 ये भी नहीं একটা। हाँ एक ही है, एक ही है। तो 1/50 इंटू 100 मतलब 2%। अच्छा और 58 से 60, 58 से 60 ये 2 ठो हो रहा है, 2 ठो, দুটো হচ্ছে। তিনটে, দাঁড়াও দেখে নিচ্ছি তিনটে কি কি। 2/50 आंसर देख के 4% तो आ रहा है ना, तो फिर यही सही है। ठीक है तो इसका मतलब ऑप्शन ए। ठीक है देखो अगर नियरेस्ट आंसर हुआ तो चेक करना जरूरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। पहला 18 है क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं है। अगर डी में नन ऑफ दिस होगा तो प्रॉब्लम, तो चेक करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट वाला 4 नहीं होके कुछ और आया। तो अब तुम लोग 18 18 10 2
आ रहा है देख के फोर्स चेक नहीं किया और नन ऑफ दिस ऑप्शन है, तब तो गलत हो गया, क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं है तो फिर इतना मेहनत का जरूरत नहीं था। जब पहला वाला आंसर आया था तभी हम लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आगे तुम्हें ঠিক আছে তাহলে।